हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं मोल कंसेप्ट का। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं ताकि फिर से हम थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल पार्ट पे आ पाए। तो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रक्रिया का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। या एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम एटम कहते हैं। जैसे सपोज हमने एक गोल्ड का सैंपल लिया तो उसमें जो सबसे छोटा पार्ट होगा, इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे बेटा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, अब तुम इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराओगे तो एसिड लिक्विड होगा, ठीक है। तो वो लिक्विड भी, तो ये अपने ब्रेक कर जाएगा खूब सारे एटम्स में, तो केमिकल रिएक्शन होगी, ये इससे मिक्स करेगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम एटम कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये हमारा कार्बन का एटम है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो देखो 1 2 और 5 आउटर मोस्ट में, पहले वाले में 2 ही होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा बेटा, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा, तो हीलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे करके, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा ऐसे करके, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे करके जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये तो हैं ही। इसके अलावा नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आ जाएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ जाएगा, तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के आगे फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ जाएगा। ये सब अभी एटम है, एक एलिमेंट होगा तो एटम है। हीलियम के नीचे नियॉन, आर्गन, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, निष्क्रिय वायु, जितनी भी ऑल नोबल गैसेस या निष्क्रिय वायु exist in atomic state only, ठीक है। अभी तो ये ध्यान रखो, जितनी भी नोबल गैसेस या निष्क्रिय वायु होती है वो हमेशा एटम के ही फॉर्म में होती हैं, वो कभी भी मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होती है, मतलब कि परमाणु में ही रहती हैं, कभी भी अणु में चेंज नहीं होती हैं, एटम्स में ही रहती हैं और कभी भी मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं होती है। जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सब के सब, बाकी सब रहते हैं, बाकी सब मॉलिक्यूल्स में भी चेंज होते हैं बेटा। समझ में आया भाई ये चीज़। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखो भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा। ठीक, मॉलिक्यूल जो है, अब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके कोई कंपाउंड बनाएं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन किए तो उसको H2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बोलेंगे। 2 नाइट्रोजन कंबाइन करेंगे तो उसको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसी फॉर्म में मिलती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती है बेटा, हमें इस फॉर्म में मिलती है। ऐसे ही 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो सिर्फ ऑक्सीजन वर्ड यूज किया है तो हमें O2 ही लेना है। अगर उसको ऑक्सीजन एटम का पता करना है तो वो ऑक्सीजन एटम लिख के देगा बेटा, या एटॉमिक फॉर्म। सिंपल ऑक्सीजन लिखा है मतलब O2 गिवन है, सिंपल नाइट्रोजन बोल रहा है तो सिर्फ N2 गिवन है। अगर उसको एटम लेना है, उसको अगर तुमसे 14, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 28 ग्राम बेटा, इसका 44 ग्राम, इसका 2 ग्राम्स और इसका 32 ग्राम्स। तो अगर उसको 16 ग्राम यूज करवाना है तो वो लिख के बोलेगा, उसमें लिखा होगा कि एटम है ना, या ऑक्सीजन एटम। समझ में आया। तो जब तक नहीं बोला है, क्योंकि जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में बोलेंगे। तो ऑक्सीजन हमेशा O2 में ही मिलता है नेचुरली, और ये N2 इसमें मिलता है। क्लियर है। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, HCl है बेटा, कोई भी जिसमें 2 एटम, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, K2CO3 है, पोटेशियम कार्बोनेट, CaCO3 है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। एक कैल्शियम का एटम, एक कार्बन का एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम्स, है ना, KMnO4, H2SO4, है ना, CH4 मीथेन, ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिनॉल, बेंजीन, C6H6, सब मॉलिक्यूल हैं।
ठीक है, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटम्स में सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल्स दो एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, या परमाणु, एटम्स को परमाणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? हमने देखा था कि कार्बन 12 स्टैंडर्ड की कितने नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, एज मेनी अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, number of particles, number of atoms or molecules present in as there are in 12 ग्राम of C12, तो उसी को हम 1 मोल बोलते हैं। तो कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया गया, हम किसी और को क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उसका रीजन है, मैंने बताया था, चारों तरफ हमारे कार्बन ही कार्बन है, मोस्ट इजिली अवेलेबल, पेन में, प्लास्टिक में, सब कुछ प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, हर चीज इसका ही है, तो उसमें कार्बन ही कार्बन है, तो इजिली अवेलेबल, और वो रिएक्टिव भी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि पेपर या वुड जो है या पेन है बैठे बैठे ये खराब हो जाए, ये 10 साल भी ऐसे ही रहेगा, है ना, बैठे बैठे डिकम्पोज नहीं हो जाएगा ये, तो इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव। पर अगर एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हो भी जाएगा, तो अपने आप नहीं हो रहा है, पर अगर जबरदस्ती करवाएंगे तो होगा ही भाई। तो इतना रिएक्टिव नहीं है, जैसे कई एलिमेंट्स हैं जो इतने रिएक्टिव हैं कि हम उसको एयर में रख दें, जैसे आयरन को रख दो बेटा तो उसमें रस्ट लग जाएगा, पर ये कार्बन जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है, और ये इनर्ट भी नहीं है। इनर्ट मतलब निष्क्रिय, कि एसिड डालोगे तो एसिड से रिएक्ट तो करेगा, ठीक है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज इनर्ट मेटल, गोल्ड को इनर्ट मेटल बोलते हैं, निष्क्रिय धातु। क्यों? क्योंकि वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए तो गोल्ड महंगा है बेटा, कि तुम सालों साल उसको तिजोरी में रखो जमीन के अंदर बिल्कुल 100 फीट के नीचे, तब भी वो इतना ही मिलता है ना। अगर गोल्ड एयर से रिएक्ट करने लगे बाकी जैसे मेटल्स करते हैं, तब तो सबका बहुत नुकसान हो जाएगा भाई, ठीक है। और इजिली सेपरेट हो जाता है, मतलब कि जो इसका आइसोटोप होता है वो इजिली, मतलब C12 और C14 दो आइसोटोप होते हैं, दो समरूप होते हैं कार्बन के, उसमें से इजिली निकल जाता है, बहुत ज्यादा कोई मेहनत या बहुत महंगा कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, इजिली सेपरेट हो जाता है। और इसका जो 1/12 पार्ट है, जैसे कि मेरे पास ये कार्बन एटम है, ठीक है, और इसका 1/12 पार्ट, ठीक है बेटा। तो इसका 1/12 पार्ट जो है, ठीक है, तो 1 बाय कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, 1/12 पार्ट जो है वो जो है वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है, ठीक है। जैसे कि 12 ग्राम, एक मोल कार्बन में कितने, एक मोल कार्बन का कितना वेट होता है 12 ग्राम, और एक मोल हाइड्रोजन का कितना वेट होता है 1 ग्राम, तो वो उसका 1/12 है, 1/12 भाग, तो ये, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 1/12 के बराबर है एग्जैक्टली, इसलिए हमने स्टैंडर्ड कार्बन 12 को लिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में तो तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना नहीं है ना, नीट के बस ऐसे ही एक कंसेप्चुअल या एक नॉलेज के लिए कि हमने कार्बन 12 कोई क्वेरी ना रहे कि हमने यही क्यों लिया कभी, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन, है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस वर्ड चेंज कर दिया है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स का मतलब क्या है, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल एटम्स, तो मतलब कि मोल्स ही पूछ रहा है, मोल्स ही पूछ रहा है, तो मैं मोल्स ही बताना है। मोल्स तो बताने के हम कितने लेक्चर से कर रहे हैं कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो 10 kg ऑफ कैल्शियम गिवन है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, ठीक है, या ग्राम एटॉमिक वेट बोल दो तो 40 ग्राम होता है, तो 10 kg है, तो मोल्स निकालने हैं बेटा, मोल्स निकालने हैं, फॉर्मूला क्या है, वेट गिवन अपॉन एटम है, एटम गिवन है, ये एक ही है तो एटम है, तो अपॉन एटॉमिक वेट। अब वेट गिवन ग्राम में ही लेना है, क्योंकि एटॉमिक वेट ग्राम में है तो वेट गिवन भी ग्राम में ही होना चाहिए, पर हमें गिवन किस में, केजी में, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, 10 × 1000 ग्राम्स अपॉन 40, बस इसको सॉल्व कर दो भाई, 1000/4 कितना हुआ भाई, 250 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, और 250 ग्राम्स एटम्स ऑफ कैल्शियम को क्या लिख सकते हैं, 250 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम। मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, Na की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻23। बस सिंपल। अगला वाला भी करो भाई खुद, सब लोग पॉज करके देखो गिवन क्या है, और मोल्स निकालने हैं, निकालने तो मोल्स ही है ना, तो निकालने तो मोल्स है। 1000 एटम्स गिवन है, जब संख्या गिवन होती है बेटा, एटम्स नंबर इज गिवन, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, N/Na, तो N कितना है 1000, Na कितना होता है
6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो भाई और सॉल्व करो, और कमेंट सब लोग आंसर जो है वो सब लोग कमेंट्स में लिखेंगे इसके भी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 10⁻⁻20 आ जाएगा 1/6 को, या 10 को 6 से कैंसिल कर दो भाई, है ना। इसको 6 से कितने टाइम्स जाएगा ये चेक करो भाई, 5 3 फिर 5/3 कितना होता है, आंसर लिखेंगे भाई सब लोग। सिंपल क्वेश्चन है, हम इससे बहुत टफ कर चुके हैं। क्लियर है, हम तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले 10-15 लेक्चर हमने क्वेश्चन ही किए हैं इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो एक्चुअल मास, अब देखो एक्चुअल मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। तो देखो इससे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। अगर हमें बेटा ग्राम में वेट लेना है, वैसे तो एक एटम का 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास होता है, पर अगर हमें ग्राम में करना है तो मोल लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल, ठीक है, वन मोल हाइड्रोजन एटम होंगे मेरे पास, तो उसका मास 1 ग्राम होगा। 1 मोल में कितने बेटा Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो 1 ग्राम। Na एटम्स मतलब 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तब भी वो 1 ग्राम। सबका मतलब एक ही है। वो क्या कह रहा है कि ग्राम में होना चाहिए, है ना, ग्राम में होना चाहिए पर एक का होना चाहिए। तो बताओ इतने एटम्स हैं तो 1 ग्राम है, तो एक का कितना होगा 1 एटम। 1 यहीं पे रहना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 1/6 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम। ठीक है, 100 चॉकलेट्स का वेट 1000 है, 100 चॉकलेट्स का वेट 1000 ग्राम है, तो एक का कितना होगा, एक चॉकलेट का क्या करोगे 1000, यहां पे 1 रहना दो, ये ले आओ 100, कितना आया 10 ग्राम। सेम वे, ठीक है। तो एक एटम का निकालना है, सपोज मुझे मॉलिक्यूल का निकालना, तो सिंपली एक्चुअल मास जो है बेटा, एक्चुअल मास जो है वो कुछ नहीं है, वेट गिवन, या सॉरी वेट गिवन क्या, एक्चुअल मास एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na, ये एक्चुअल मास हो जाएगा। एक्चुअल मास की डेफिनेशन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कितने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं Na, तो एक का, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 लिखा है तो मॉलिक्यूल हो गई, इसका वेट 32 ग्राम है, तो एक्चुअल मास कितना हो जाएगा बेटा, तो एक का 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स होंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल विल बी 32/Na, तो ये इसका एक्चुअल मास हो जाएगा ग्राम्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यही इसका एक्चुअल मास हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें एक्चुअल मास निकालना है तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na करना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये 2 तरह से होता है बेटा, अगर नोट कर लो भाई इसको एग्जांपल, एक्चुअल मास निकालना है, सिंपली मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट पुट करो, एटम है तो एटॉमिक वेट पुट करो और डिवाइड कर दो Na से, या इसी टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इफ आइसोटोप आर गिवन इन परसेंटेज, तो अगर परसेंटेज में गिवन होगा बेटा तो एवरेज मास निकालना है हमें, एवरेज मास। ठीक है, एवरेज मास कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज में गिवन है तो टोटल, परसेंटेज में गिवन है तो टोटल तो 100 ही होगा। सपोज क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे वो हैं जिनके 35 मार्क्स आए हैं और एक जो हैं जिनके 37 आए हैं। 75% के 35 आए हैं, 25% के 37 मार्क्स आए, तो क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हुआ, एवरेज मार्क्स 100। ठीक है, तो हमें ऐड करना है, तो 35 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं बेटा 75, और 37 लाने वाले कितने बच्चे हैं 25। बस इसको निकाल दो, आंसर 35.5 आएगा। तो क्लोरीन का 35.5 जो है वो एवरेज मास होता है। क्लियर है, ऐसे ही फ्रैक्शन में निकालना है
तो फ्रैक्शन में देखो, जब आइसोटोप फ्रैक्शन में गिवन हो, फ्रैक्शन में टोटल हमेशा कितना होता है 1, ठीक है। तो एवरेज मास जब फ्रैक्शन में गिवन हो, तो फ्रैक्शन में गिवन हो तो 1 है, तो बताओ भाई 35.75 प्लस 37 इंटू 0.25, बस इसको ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा। समझ आया बेटा? तो परसेंटेज में टोटल 100 में से काउंट करना होता है और फ्रैक्शन में 1 में से काउंट करना होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, खुद से सॉल्व करोगे, ये भी होमवर्क ही है तुम्हारा। परसेंटेज में दिया है, ठीक है, परसेंटेज में दिया है, तो मैं बस लिख देता हूं, जो एवरेज मास का जनरल फॉर्मूला है अपॉन 100, तो m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, जब परसेंटेज में गिवन हो, व्हेन एवरेज मास है ना, ये कब है, जब हमें परसेंटेज गिवन हो टोटल में से। m1 मतलब देखो 90% 200 लाए हैं, 8% 201 लाए हैं और 2% 202 लाए हैं, तो ऐसा करते हैं, ऐड करते हैं, जितने गिवन होंगे उतने, ठीक है। और यही चीज सेम रहेगी बेटा अगर यहां पे फ्रैक्शन दिया होगा, तो बस क्या करना है 1, फ्रैक्शन दिया है तो 1 करना है। क्लियर है? तो बस, है ना, तो हमें इसी तरह से ये करना है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। अब मोल कंसेप्ट का जनरल थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो अभी तक जितने भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, मुझसे डाउट सेशन में आप पर्सनली पूछ सकते हो भाई, सर ने टाइम वाइम अलॉट किया होगा आपको, ऑलरेडी ग्रुप्स में मैसेज आ गया होगा। तो अभी तक का जो भी पेंडिंग डाउट्स है पहले हम वो क्लियर करेंगे, क्योंकि अब जो हम शुरू करने वाले हैं लॉज, एवोगाड्रो लॉ, गैसियस वॉल्यूम, स्टाइकोमेट्री का लॉ, वो सब के सब में जो मोल्स जो है डायरेक्टली यूज करते हैं। तो प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये सिंपल 10th 9th 10th की कैलकुलेशन है, ये बहुत फास्ट होनी चाहिए। और कैलकुलेटर तो यूज ही नहीं करना अगर आप नीट या जेई के लिए कर रहे हो, और नीट जेई में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बेशक यूज़ करो भाई, पर वो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। और इन सब की भी ट्रिक होती है, वो सब पता होना चाहिए कि जल्द से जल्द हम कर सकें। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हम लॉस पढ़ेंगे। लॉस थोड़ा सा इससे एक लेवल अप है, मैंने बताया था पहले लेक्चर, अगर याद हो कि पहले हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, तो मोल्स जो हैं केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट है, फिर वर्ड्स पढ़ेंगे, तो डिफरेंट वर्ड्स से मोल्स निकालना सीखा। अब सीधे सेंटेंस बनाना, तो सेंटेंस में हमें तो डिफरेंट लॉज हैं, उसमें हमें अलग अलग तरह के रूल्स हैं, रूल्स मिक्स भी हैं, मैच भी हैं, सब कुछ करके हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जो भी डाउट होगा, अब डाउट सेशन एक करो भाई, डाउट्स मुझसे पूछो, है ना। और डाउट के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव जो मैनेजर हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए कि हमें डाउट्स हैं, हमें डाउट्स करना है। तो डाउट सेशन होगा एक, देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम टुमारो। ओके।